प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और कई दिन हो गए मुझे वीडियो नहीं डाली गई मुझसे, 2-3 दिन हो गए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आज अपने इसका पार्ट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अपने पढ़ेंगे बुक के क्वेश्चंस। ठीक है, बुक के क्वेश्चन का पार्ट 2 है, वैसे पार्ट 8 है चैप्टर का ये। और इसमें जो अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। जो यानी कि अब तक का आपका चैप्टर हो चुका है उसमें जितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। और आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि नीचे क्वेश्चन नंबर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो 1, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20 ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिखे हुए हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी वीडियो को ढूंढने में। फिर इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन सर ने करवाए हुए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के टाइम में बहुत ही हेल्प करेगी ये चीज़। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 से अपने स्टार्ट कर रही हैं, आपको पता ही है बुक के क्वेश्चन ऑफ बुक आएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है कि मेंशन वेदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। यानी आपसे पूछा हुआ है कि मेंशन करो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको बताया था E.dr होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस होती है उन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये वाला तो ये अपने को क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। या फिर आप कह सकते हो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का वर्क डन होता है। तो वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि बच्चों आप जो ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ ना बुक के, इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं करते हो, क्योंकि मुझे वॉच टाइम से पता लगता है वीडियो के कि कितने बच्चे इसको देख रहे हैं और कितने नहीं देख रहे हैं। तो जो बुक के क्वेश्चन वाली वीडियो है वो आप बहुत ही कम देखते हो, क्योंकि आपको लगता है भी चैप्टर तो कवर हो गया, अब क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इन क्वेश्चन में आप ये सोचो कि इनमें बहुत ही नए नए क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपकी बुक में आज तक नहीं आए हुए। तो आप ये क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर किया करो। आपको मैं कह रहा हूँ, अगर जिसने टारगेट रखा है कि मुझे फिजिक्स में 100 नंबर लाने हैं तो उसको ये क्वेश्चन करने जरूरी हैं। अगर 90+ का भी टारगेट रखे ना तो ये क्वेश्चन करने आपको बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन जरूर किया करो और क्वेश्चन देखो भी। आपको जैसे बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए हुए, जिसने फिजिक्स को समझा है उसके लिए क्वेश्चन आसान है ये वाले, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि गिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैसे तो आपको मैंने करवाई थी चैप्टर में, लेकिन वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको सारे करवाता हूं। तो उसमें देखो डेफिनेशन क्या है कि द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी किसी चार्ज को लाने में इनफाइनाइट से लेकर और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन ही क्या होता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कैन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेम पॉइंट। यानी कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या सेम पॉइंट पे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जब आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला मैंने टॉपिक करवाया था, तो तब मैंने बताया था कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखो यहाँ पे डायग्राम में अगर मैं मान लो कि ये वाला एक सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है, और एक सरफेस क्या करता हूँ ऐसे ले लेता हूँ इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो ये वाली लाइन और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे तो जो दोनों आपके पास क्या हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर किसी चार्ज को अपने इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाएं तो वो वर्क डन तो फिक्स ही होगा। मान लो आपको क्या है 10 वोल्ट का वर्क डन करना पड़ रहा है या 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी। ऐसे थोड़ा भी इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो जो उनका कट करने वाला यहाँ इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट होगा उस पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, जो कि क्या है कि एक कंट्राडिक्शन हो जाएगा, मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आया था कि कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेम पॉइंट, यानी कि सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो उसका कारण भी यही था, उसका रीज़न भी मैंने आपको यही बताया था कि नहीं कर सकती। रीज़न उसके पीछे ये है कि उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल प्रेजेंट, दो वैल्यूज पोटेंशियल की प्रेजेंट होंगी विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है किसी चार्ज के कारण। तो किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो तो के क्यू अपॉन आर होता है, आपको पता है। और अब आर की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि के क्यू को जब आप इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो किसी भी क्वांटिटी को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर क्या आता है आपके पास जीरो आता है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फ्री स्पेस वी जीरो थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉट बी जीरो एट दैट पॉइंट, गिव एग्जाम्पल। अब देखो ये क्वेश्चन समझो क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, जो आपकी थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन या ऐसा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अब ये वाला। अब इसमें पूछा क्या है कि कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पे क्या हो इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वहाँ पे क्या हो जीरो हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू वहाँ पे क्या हो, मे नोट बी जीरो। यानी कोई ऐसा पॉइंट बताओ आप जिसपे क्या हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ना हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है और उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो अब देखो कि अगर मैं एक बात करता हूँ डाईपोल की, तो डाईपोल में क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है और एक इधर क्या होता है माइनस क्यू चार्ज होता है। तो डाईपोल के कारण अपने पोटेंशियल जो निकाला था वो क्या आया था, के पी और साथ में क्या था बच्चों, कोस थीटा, और यहाँ पे नीचे क्या था, आर स्क्वेयर था, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। और अगर मैंने कहा था कि थीटा की वैल्यू अपने क्या करते हैं 90 डिग्री पुट कर देते हैं, थीटा कितना पुट करेंगे 90 डिग्री पुट कर देते हैं थीटा की वैल्यू, तो आपके पास कोस 90 जीरो हो जाएगा, मतलब v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो मतलब क्या है कि 90 डिग्री किस लाइन पे होगा, इस वाली लाइन पे होगा। और ये वाली लाइन कौन सी होती है, इक्वेटर लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। ठीक है, ये इक्वेटर होता है इस डाईपोल का। तो अब इक्वेटर वाली लाइन पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, पोटेंशियल तो हो गया जीरो क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ यानी ई की बात करता हूँ, तो आपको मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर में ये करवाया भी था कि किसी भी पॉइंट पे कि जो इसके क्या हो, जो आपका डाईपोल है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे हो, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो के पी अपॉन क्या होती है, आर क्यूब के इक्वल होती है। तो मतलब पोटेंशियल तो इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, जीरो होता है डाईपोल के, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो नहीं होती, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है वहां पर। ठीक है, तो वही चीज है कि यस इट इज पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाईपोल एट इक्वेटोरियल लाइन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यानी किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो इक्वेटोरियल लाइन की। जब मैंने आपको करवाया था ये टॉपिक तब बताया था कि ये मान लो इलेक्ट्रिक डाईपोल है और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे, चाहे इस पे, जिस मर्जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो v की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। और जीरो क्यों आएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट इससे क्या होगा, इन दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर होगा। ये वाला मान लो तो ये वाला दोनों सेम डिस्टेंस पे होगा, और पोटेंशियल में अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या लेते हैं, साथ में लेते हैं। तो अगर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कहूँ तो के क्यू अपॉन आर, और इसके कारण कहूँ तो माइनस के क्यू अपॉन आर, और दोनों का सम क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, उसकी वैल्यू होगी आपके पास के पी अपॉन आर क्यूब, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही है वैसे उसका क्या कर दिया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया। क्या पूछा है, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट बी जीरो थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो, गिव एग्जांपल। यानी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ना हो, तो वो आप एग्जांपल देके बताओ, ये कहता। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल भी अपने किया हुआ है टॉपिक में कि आपको मैंने कहा था कि जो आपके पास होलोस्फीयर होता है, होलोस्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर मैं इन साइड या सेंटर वाले पॉइंट पे बात करूं तो ई की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो होती है, लेकिन मैंने आपको कहा था जो पोटेंशियल होता है वो जीरो नहीं होता, पोटेंशियल आपका सरफेस के इक्वल ही आता है।
KQ अपॉन क्या आता है आपके पास, कैपिटल R ही आता है पोटेंशियल, क्योंकि आपको इनफाइनाइट से लेके और इस सरफेस तक लाने में तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर इनसाइड जो आप क्या करते हो, चार्ज को मूव करवाते हो, उसमें आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल आपका KQ अपॉन R होता है होलो स्फीयर के कारण, लेकिन उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो वही चीज़ है कि यस इट इज़ पॉसिबल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी इनसाइड क्या होता है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, बट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एज सरफेस यानी नॉन जीरो। यानी सरफेस की इक्वली क्या होती है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है। समझ में आया ये क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा। और बहुत ही दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन हैं जो आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या पूछा आपसे कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग ए 200 म्यू कूलम चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि आपको क्या करना है, एक चार्ज गिवन आपको और वो चार्ज की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200 म्यू कूलम आपको चार्ज गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये चार्ज गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, इस चार्ज को मूव करवाना है, और मूव कहाँ पे करवाना है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाना है। मान लो आपका चार्ज पहले यहाँ पे था और आप बाद में इस पॉइंट पे उसको लेके जाना है, और आपको कहा हुआ है कि ये जो दो पॉइंट है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही हैं, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से उठा के और चार्ज को दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है। तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मैंने कहा था कि दो चार्जेस पर, यानी एक पॉइंट से उठा के और दूसरे पॉइंट तक जब आप चार्ज लेके जाओगे तो जो वर्क डन होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो अब देखो कि क्या होगा यहाँ पे कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वली होता है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को उठा के और वर्क डन जो करना पड़े वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो तो होती है सेम, ठीक है, हर एक पॉइंट पे एक एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन अगर मैं दो पॉइंट की बात करूं तो दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो मतलब V की वैल्यू जीरो। तो जो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू वी में अगर अपने वैल्यूज पुट करें तो Q की वैल्यू तो 200 और V की वैल्यू जीरो। तो 200 म्यू इंटू जीरो क्या आ गया, जीरो। मतलब अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, चार्ज खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक नई बात अपने को पता लग गई है यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, 2 या 3 बार क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग के लिए क्या करो आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालो, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उसकी शेप कैसी होगी, ठीक है। तो अब देखो पहला क्या है, पॉइंट चार्जेस के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी शेप कैसी होती है। तो अब देखो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस दो के कारण ही अपने को निकालना था। तो जिन दो के कारण आपसे पूछा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल जो शेप है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैसी होगी, वो दोनों ही आपके चैप्टर में है। पहला पॉइंट चार्ज पूछा हुआ है, तो पॉइंट चार्ज में अपने क्या कहा था कि स्फेरिकल होगी, और स्फीयर कैसा होगा कि जो आपका चार्ज है उसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब उसको सेंटर पे लेके और क्या कर दो, एक स्फीयर ड्रॉ कर दो। वो स्फीयर का जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और मैंने कहा था कि स्फीयर ऐसे नहीं भी एक ही स्फीयर होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स कई हो सकते हैं। मान लो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है तो इसको सेंटर मानो, और एक ये स्फीयर बन सकता है, ये स्फीयर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है, ये स्फीयर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे बहुत सारे स्फीयर बनेंगे, लेकिन सारे स्फीयर्स का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे ये वाले। तो मैंने यही कहा था कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स टू अज्यूम पॉइंट चार्ज है सेंटर, यानी पॉइंट चार्ज को आप क्या कर लो, सेंटर वाला पॉइंट मान लो, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने कहा था प्लेन होंगे,
इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देख लेना, शेप करवाई थी तो प्लेन होंगे, और प्लेन कैसे होंगे, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मान लो ये ऐसे हैं, तो इसके क्या होगा, ऐसे ये वाला जो प्लेन होगा जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला, वो इनके परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज है कि पैरेलल प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि आपस में तो जो प्लेन होंगे वो सारे पैरेलल होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जो आपके पास क्या आता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 15 वोल्ट। यानी कि आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 15 वोल्ट है। तो आपको पूछा हुआ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, यानी सेंटर पे कितना होगा, मतलब आपको स्फीयर दे दिया तो उसके सरफेस पे क्या दे दिया कि 15 वोल्ट है, और इसके सेंटर पे निकालो, और स्फीयर आपका कैसा है, होलो स्फीयर है। तो होलो स्फीयर के लिए अभी अपने पढ़ा था कि होलो स्फीयर के सेंटर पे और जो इसका सरफेस होता है उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो सेम रहती है तो क्या होगा, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम ही होगी। तो ये एक क्या है, आप ऐसे कह सकते हो भी आपसे एक यानी कि दिमाग वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिस बच्चे को पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कि स्फीयर के सेंटर पर और जो उसका सरफेस है जो आपका ये है स्फेरिकल शेल है उसके लिए सेम होता है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो 15 वोल्ट दिया हुआ है तो उसके सेंटर पे भी कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है भाई। देखो क्या पूछा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 10 वोल्ट। यानी आपको क्या दिया हुआ है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है। पहले तो आप स्फीयर देखा करो कौन सा दिया है, उस पे क्या दिया हुआ है, सरफेस पे आपको पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया है। तो आपको व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जब मैं आपको बोर्ड पर लास्ट वाला पॉइंट करवा रहा था, उस लास्ट वाले पॉइंट में अपने क्या किया था, सेंटर पे वैल्यू निकाली थी। तो सेंटर पे जो वैल्यू आई थी v इज इक्वल टू 3/2 KQ/r आई थी। यहाँ मैंने कहा था KQ/r होता है सरफेस पे, तो जो सेंटर वाली पोटेंशियल की वैल्यू है वो 3/2 सरफेस v सरफेस, या क्या होता है 1.5 इंटू वी सरफेस की इक्वल होती है। यानी सेंटर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है। तो आपको क्या निकालना है, सेंटर पे निकालना, और सरफेस पे गिवन है तो सरफेस वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 10 यानी 15 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट 12 क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है 12th क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने कहा था खतरनाक टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसमें देखो बच्चों क्या है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का मेथड एक ही है। एक क्वेश्चन आपको इससे ऐसा मैं करवा चुका हूं, और अब ये क्या है दूसरा क्वेश्चन है। आज अपने 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, पहला तो ये, आगे एक और आएगा, ठीक है। तो देखो क्या कहा हुआ आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ है कि इस एक पॉइंट एक्स वाई जेड पे इन फ्री स्पेस, और पोटेंशियल की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है। मैंने आपको कहा था कि जब भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा, पोटेंशियल दिया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा होगा, तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1 2 3 मीटर। आपको 1 2 3 पे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, तरीका वही है, ठीक है, तरीका वही है। इसको देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि आपको गिवन क्या है, गिवन आपको है यहाँ पे 2x² वोल्ट वोल्टेज जो गिवन है, ठीक है। और E की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पे, E जो E वेक्टर होता है वो आपके पास ये होता है, ठीक है। डेल V था, यानी ये वाला किया था ना अपने डेल वेक्टर, और साथ में क्या किया था V, और यहाँ माइनस लगाया था और E के इक्वल लिखा था इसे, और डेल ऑपरेटर कहा था मैंने इसको, तो उसकी वैल्यू ये होती है। तो ये वाली वैल्यू मैंने लिखी, और ये वाली वैल्यू न्यूमेरिकल में काम आएगी, इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। अब डेल V अपॉन डेल x, मैंने कहा था ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर नीचे x लगा हुआ है तो आप इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या करो, x के रिस्पेक्ट ही करो। x वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारों का 0 हो जाएगा। तो अब डेल अपॉन डेल x 2x² का क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यानी 2x² का क्या होगा, आपको पता है 2 तो वैसे ही पड़ा रहेगा, और x² का क्या होता है 2x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा आपके पास। आ गया।
फिर डेल वी अपॉन डेल वाई, तो यहाँ डेल वी अपॉन डेल वाई आना था, यहाँ पे आप सही कर लेना इसको। तो डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे तो आप वाई के रिस्पेक्ट एक्स का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन तो एक्स को यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि अगर वाई होता तो वाई वाले का तो यहाँ पे क्या हो जाता, डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन एक्स वाले का जीरो मानेंगे तो जीरो। और बिल्कुल इसी तरीके से जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट भी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि आपसे क्या पूछा हुआ है, तो ये वाली वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ई वेक्टर जो आपके पास आ जाएगा, ई वेक्टर की वैल्यू आप देखो क्या आएगी आपके पास, ई वेक्टर इज इक्वल टू -4x आई कैप, -4x आई कैप प्लस 0 जे कैप 0 के कैप, तो ई वेक्टर आ गया आपके पास 4x माइनस का 4x आई कैप। और अब आपको पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो आप क्या करोगे, x की जगह 1 मीटर, y की जगह 2 मीटर और z की जगह 3 मीटर। तो आपके पास तो ओनली ई में x ही आ रहा है, तो x की जगह ओनली 1 रख दो, तो -4 आई कैप वोल्ट पर मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, इसको 2-3 बार करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि राइट द एसआई यूनिट फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या करो, एसआई यूनिट आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, -dv/dr पढ़ा था आपने, तो v की क्या होती है, वोल्ट होती है, और r नीचे दिया हुआ है तो r की क्या होती है, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। और मैंने कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल तो होता है, तो जो यूनिट आ रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली आ रही है, वोल्ट पर मीटर, तो सेम ही यूनिट आ गई है इसकी भी। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दिया हुआ है, 16 में आपको कहा हुआ है कि हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। यानी कि आपको क्या करना है, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 2 पॉइंट के बिटवीन, और एक इलेक्ट्रॉन को मूव करना उन 2 पॉइंट के बिटवीन। ठीक है, तो आपको क्या करना, वर्क डन निकालना, मतलब एक पॉइंट मान लो यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों के बिटवीन जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट दिया है, और इसने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करना है, मूव करवाना है। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू -E के, तो ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है बच्चों, W इज इक्वल टू Q भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -E, और V की वैल्यू 20 वोल्ट। तो अब देखो मैंने दो चीजें निकाली हुई हैं, दो फॉर्म में आंसर निकाला है। अगर तो आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा हुआ है, कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे तो आप जैसे मर्जी निकाल लो। अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा हुआ है तो आप जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है या किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज आपको दिया हुआ है ई की फॉर्म में, तो उसको ई की फॉर्म में रखो, कूलम की फॉर्म में मत लिखो, ई की फॉर्म में लिखो, और वोल्ट को साथ में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 20 और माइनस साथ में आएगा, और ई वी इलेक्ट्रॉन -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा आंसर। और या आपको अगर जूल में पूछा हुआ है तो फिर इसी की वैल्यू पुट कर दो, तो कूलम ये तो क्या आ जाएगा कूलम में, और वी क्या है यहाँ पे 20 क्या है वोल्ट में, तो कूलम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, जूल के इक्वल आ जाएगा। तो ये वर्क डन के इक्वल आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में कैसे निकालना और जूल की फॉर्म में कैसे निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा हुआ है, ये क्वेश्चन भी भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट सम पॉइंट इन फ्री स्पेस इज 10 वोल्ट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फ्री स्पेस में दिया हुआ है 10 वोल्ट, यानी आप कह सकते हो कि वैक्यूम में आपको क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इफ द एंटायर सिस्टम इज नाउ प्लेस्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट। भाई आपको एक क्या दिया होता है, चार्ज दिया होता है, और उस चार्ज के कारण क्या था, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था आपके पास 10 वोल्ट आ रहा था। अब उसी चार्ज को उठा के आपने एक मीडियम में प्लेस कर दिया, और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास 2 आ रही है, 2 आ रही है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 2 है, तो आपको क्या करना, अब उसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, सेम पॉइंट पे। तो मतलब सीधी सीधी बात आपसे ये पूछी हुई है कि जो आपका पोटेंशियल है वो मीडियम में प्लेस करने से क्या इफेक्ट पड़ता है पोटेंशियल पर, वो चीजें आपने सीखेंगे इस न्यूमेरिकल में। तो देखो जो जो चीजें आपको गिवन है वो लिख लो। और अब यहाँ पे देखो बच्चों मीडियम का खेल आ रहा है, तो मीडियम का खेल आ रहा है तो अपने को मीडियम वाली टर्म लेनी पड़ेगी।
तो अब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल फ्री स्पेस में लिखूँ तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो इसमें जो के वाली क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी अब मीडियम पर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू आपको 10 वोल्ट दी हुई है के क्यू अपॉन आर की। तो अब इस के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, मीडियम को शो करता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये मीडियम शो कर रहा है भी एयर वाला, और क्यू है ये के क्यू अपॉन आर ही है, बस के क्यू अपॉन आर का फॉर्म चेंज कर दी, जो के था उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और इसकी वैल्यू 10 आपको गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, मीडियम में पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आप मीडियम के लिए पोटेंशियल की वैल्यू लिखो, तो के मीडियम आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि के मीडियम पर डिपेंड करता है। तो अब इसको जब आप रखोगे तो ये आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा और साथ में आर आ जाएगा। अब एप्सिलॉन मीडियम जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो ऊपर ये यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर की फॉर्म में फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो वी मीडियम आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इंटू आर। तो अब इसमें जो ये वाली टर्म आ रही है, इतनी टर्म आपको मैं बताता हूँ, क्यू और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसकी वैल्यू अपने ऊपर लिख चुके हैं, कितनी वैल्यू है इसकी, 10 है इक्वेशन फर्स्ट में, और जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 आ रही है। तो मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू 10 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपके पास 5 वोल्ट क्या आ जाएगा आंसर। तो अब देखो मीडियम में अगर देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 जिसका है, उस मीडियम में जब अपने चार्ज को प्लेस कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, मतलब हाफ हो रही है, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो भी, अगर मान लो आपको कह दें ये एक मीडियम में प्लेस करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो उसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी या पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो आपके पास 10/10 यानी 1 वोल्ट रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा आपसे कि राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ एज हैज बीन एज्यूम्ड, यानी आपको अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है। और इसको बताने में कितना एज्यूम करते हैं, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल अपने वैसे नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, ये टॉपिक वैसे तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूं मैं, क्योंकि अर्थ पे अपने नेट चार्ज नहीं बता सकते कितना है। अर्थ पे नेट चार्ज अपने 0 मानते हैं। 0 क्यों मानते हैं कि अर्थ को जितना मर्जी चाहिए चार्ज प्रोवाइड करवा दो, जितना मर्जी ले लो, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अर्थ क्या है, न्यूट्रल मानते हैं अपने। मानते हैं कहा है मैंने, ऐसे नहीं कहा, होता है, ठीक है। मानते हैं और होता है में डिफरेंस होता है। तो अपने जो अर्थ पर जब चार्ज ही 0 है, क्यू की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होता है, किसी भी चार्ज के कारण, तो के क्यू अपॉन आर, तो इसमें क्यू की वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल भी क्या होता है, 0। तो अर्थ का पोटेंशियल अपने क्या करते हैं, 0 एज्यूम करते हैं। क्यों होता है वो आपने अगर रीजन फाइंड करने तो गूगल पर सर्च कर लो इसे। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका यूज ये होता है कि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो जो आपके घरों में बिजली आती है या इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो जो यानी कि वो जो मेन आपका जो पावर हाउस होता है, जहाँ पे जिसको बिजली घर बोल देते हैं हिंदी में, तो वहां से आती है। वहां से जो आपके पास करंट आता है या आपके घरों में जो लाइट आती है, वो 2 वायर्स के थ्रू आती है। 2 वायर्स, कभी भी एक वायर के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकता। वो 2 वायर क्यों होती है, एक वायर तो वहां पे मिट्टी में दबाया होता है उसे नीचे, वो क्या होती है, 0 पोटेंशियल वाली वायर होती है, और जो दूसरी वायर होती है वो हाई पोटेंशियल यानी 220 वोल्ट वाली वायर होती है, वो वाली, ठीक है। तो दोनों वायर्स के बिटवीन क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो हो पाता है, ठीक है। तो तभी क्या होता है, करंट फ्लो के लिए 2 वायर्स होनी जरूरी होती हैं, क्योंकि एक अपने क्या करते हैं, एक वायर का जो पोटेंशियल है वो अपने 0 एज्यूम करते हैं और उसको अपने अर्थ में क्या कर देते हैं, नीचे दबा देते हैं। तो तभी अपने क्या करते हैं, अर्थ का पोटेंशियल 0 एज्यूम करते हैं। आपको याद रखना अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा हुआ आपको, बिल्कुल वही क्वेश्चन आगे जो अभी आपने किया था, पोटेंशियल आपको दिया है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, यानी इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब v की वैल्यू गिवन है, E ये होता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप और सीख जाओगे क्या
कि डेल वी अपॉन डेल एक्स इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ पे y को कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन आप x के क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो जो इसमें 3y पूरी टर्म हो जाएगी ये 0 हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन 0, और 4x में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो आपके पास क्या बचेगा, 4 + 0 = 4 के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब y की रिस्पेक्ट करोगे तो अब x को आप क्या मानोगे, कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और इसका क्या आ जाएगा, y का 1 आ जाएगा। तो 3 × 1 यानी 3 के इक्वल क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ई वेक्टर जो आपके पास आएगा वो -4i + 3j के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, 2,1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2,1 पे क्या आपके पास वैल्यू, तो अगर तो यहाँ पे एक्स वाई होता है इसमें, अगर मान लो ये 4x होता और 3y होता है ऐसे, तो फिर तो आप एक्स वाई की जगह क्या करते, x की जगह 2 पुट कर देते और y की जगह 1 पुट कर देते। तो अब एक्स वाई वाला तो झंझट ही नहीं रहा ई वेक्टर में, तो आपको डायरेक्ट ई वेक्टर की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है। और ई वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पूछा उसने, क्या पूछा हुआ ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं कि √x² + y²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी i का जो कोफिशिएंट और j का कोफिशिएंट है उसके स्क्वेयर्स का क्या कर दो, सम करके और उसका रूट ले लो। तो ये √16 + 9 √15 25, तो ये आ जाएगा 5 V/m आंसर। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने डेल वी अपॉन डेल जेड नहीं निकाला, तो वो मैं बच्चों यहाँ पे लिखना भूल गया। तो डेल वी अपॉन डेल जेड वैसे भी कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगी डेल वी अपॉन डेल जेड की वैल्यू आपके पास। तो डेल वी अपॉन डेल जेड आपके पास आ गया 0, क्योंकि देखो एक्स और वाई आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स और वाई जेड के रिस्पेक्ट क्या हो गए, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आप इसमें ऐड कर लेना, डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ये थे बच्चों आपके आज के क्वेश्चंस, जो बुक के क्वेश्चन नंबर पार्ट का क्वेश्चन हैं उसका पार्ट 2 है। तो अगर तो देखो आप मुझे रिस्पांस दोगे बुक वाले क्वेश्चंस करने का, तो फिर ही बच्चों मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बहुत ही डीमोटिवेट होता हूँ जब आपका टाइम देखता हूँ भी बहुत ही कम देखते हैं बच्चे को। ऐसे नहीं, अब वाली वीडियो में, पुरानी वीडियोस भी जो क्वेश्चंस वाली है ना, उस पर क्या है कि वॉच टाइम कम है, व्यूज़ तो है, हर एक कोई इसको खोल के देख लेता है, लेकिन वॉच टाइम तो मुझे पता लगता है ना भी इस वीडियो को कितना टाइम देखा, तो वो कम है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि आप सीधा सीधा क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हो, तो वो इसको इग्नोर करोगे तो नुकसान आपको ही होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।